कौन कह सकता था कि ये वहीं चीखता बदतमीजी करता बच्चा था जो अब झाग की तरह बैठ चुका था। चंद लम्हे वो खामोशी से अपने बेटे को देखती रही। आखिर था तो वो बच्चा ही, कितना नाराज रह सकता था भला। और फिर आहिस्ता से बोली, मुझसे अभी तक खफा हो? तैमूर ने आंखें उठाकर खामोशी से देखा, मुंह से कुछ ना बोला। क्यों खफा थे मुझसे? वो चुप रहा, बिल्कुल चुप। तुम्हें मैं बहुत बुरी लगती हूँ? तुम्हारा दिल करता है कि तुम मुझे कत्ल कर दो? नो नेवर। वो घबरा कर कह उठा, फिर एकदम चुप होकर लब काटने लगा। तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। तुम मेरे लिए अस्पताल फूल लेकर आते थे, मुझसे इतनी बातें करते थे, मेरे हाथों पे प्यार करते थे। तुम्हें भूल गया है? उसकी बुरी आंखों में इस्तेजाब फैल गया। आपको सुनाई देता था सब? जिंदगी में पहली बार उसने मखमल से यूं बात की। वो अंदर से तड़प कर रह गई। तुम्हें लगता था कि मैं अपने तैमूर की बात नहीं सुनूंगी? क्या ऐसा हो सकता है? उसने उल्टा सवाल पूछा। तरदीद ना की, ना वो झूठ बोलना चाहती थी, ना ही उसे मायूस करना चाहती थी। आप फिर उस रात बोलती क्यों नहीं थी? जब डैडी ने मुझे मारा था, आपको सब सुनना था, तो आप बोलती क्यों नहीं थी? उसकी आवाज़ बुलंद होने लगी थी। गुस्से से नहीं, दुख से। मैं बोल नहीं सकती थी, मैं बीमार थी। और डैडी डैडी ने तुम्हें क्यों मारा? वो तड़प कर रह गई, मगर बज़ाहिर खुद को कंपोज रखा। वो इस चुड़ैल से शादी कर रहे थे, मैंने उनसे बहुत लड़ाई की थी। उसकी मोटी मोटी बुरी आंखें डुबडुबा गई थी। वो कहते थे वो इस स्विच से शादी कर लेंगे, वो आपको डिवोर्स कर देंगे। मैं उनसे बहुत लड़ा था। वो एकदम फूट फूट कर रोने लगा। तैमूर, वो मुतगैर सी रह गई। उसे कभी उसे रोते नहीं देखा था। इधर आओ मेरे पास। वो अपने छोटे छोटे हाथ चेहरे पर रखे रो रहा था। मखमल ने बेख्तियार बाजू बढ़ाकर उसके हाथ थामे। मेरे पास आओ। उसे हाथों से थाम कर खड़ा किया और खुद से करीब किया। डैडी ने क्यों मारा था तुम्हें? मैंने कहा था मैं उनको उस स्विच से शादी नहीं करने दूंगा, घर में नहीं रहने दूंगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ बुरी औरत है। मैंने उन पर बहुत शाउट किया तो उन्होंने मुझे इधर थप्पड़ मारा। उसने हाथ अपने आंसू से भीगे गाल पे रखा। मखमल ने बेख्तियार उसका गाल चूमा। वो बैठी थी और वो उसके साथ खड़ा रो रहा था। तुम फिर मेरे पास आए थे? हाँ, मैं इतनी देर तक आपके पास रोता रहा था, बट यू वर स्लीपिंग। आपने मुझे जवाब नहीं दिया, आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। आप बोलती नहीं थी, आपने मुझे प्यार नहीं किया और तुम मुझसे नाराज हो गए। वो हिचकियों के दरमियान आंसू पूछ रहा था। मैं तब बीमार थी, बोल नहीं सकती थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास हूँ ना, अब तुम नाराज नहीं हो? हथेली की पुष्ट से आंसू आंखें साफ करते हुए उसे नफी में सर हिलाया। उसने बेख्तियार उसे गले से लगा लिया। एकदम ही उसके अधूरे वजूद को ठंडक उतर आई थी। उसे लगा वो मुकम्मल हो गई थी। अब उसे किसी हुमायूं दाऊद नामी शख्स की जरूरत नहीं थी। उसे उसका तैमूर वापस मिल गया था। वो दिन बहुत खूबसूरत था। वो दोनों खूब रो चुके तो फिल्म में बैठकर खूब बातें की, कभी लॉन में, कभी डाइनिंग टेबल पे, कभी लाउंज में, और फिर तैमूर के कमरे में। उससे बात करके मखमल को पता चला था कि उसका रवैया उस रात का रद्द अमल था जो उसने हुमायूं से दफ्फड़ खाने के बाद मखमल को पुकार कर गुजारी थी। शायद वो इस रात सारी रात रोता रहा था, मगर इसकी माँ ने जवाब नहीं दिया तो वो बदजन हो गया था। मगर बच्चा था, आखिर कितनी देर नाराज रह सकता था? बिल आखिर उसे अपने अंदर का सारा लावा निकाल कर अब ठंडा पड़ चुका था। और ये बदगुमानी की आदत तो उसने अपने माँ और बाप दोनों से वर्षे में मिली थी। उसका कसूर नहीं था। उसकी बातों से महसूस होता था कि वह आरजू और हुमायूं के तल्लुक को भी जानता है, मगर मखमल दानस्ता इस मौजू को नहीं छेड़ती थी। मखमल को अब एहसास हुआ था कि तैमूर गैर मामूली ज़हीन और समझदार लड़का था। वो एक एक चीज़ के बारे में खबर रखता था। उसे मालूम था कि कब हुमायूं ने उसे तलाक दी, कब उसे झिड़का, कब उस पर चिल्लाया, और दूसरी हर शय जो इन दोनों के दरमियान थी। वो जाहिर करता था कि उसे इससे नफरत है, मगर इसके बावजूद वो उसके हर पल की खबर रखता था। अगर डैडी ने आपकी डिवोर्स वापस ना ली तो आप यहाँ से चली जाएंगी? वो दोनों तैमूर के कमरे में बैठे थे जब उसने बेहद उदासी से कहा, जाना तो है, पर अभी 2.5 मंथ आप इधर ही हैं ना? आपकी डिवोर्स के 3 मंथ्स के बाद तक भी आपने यहीं रहना है ना? वो अपनी बातों से उसे हैरान कर देता था। उसकी उम्र इतनी नहीं थी, मगर वो हर बात समझता था। हाँ, अभी तो 1/2 मंथ हुआ है, अभी तो बहुत टाइम है। क्या पता डैडी डिवोर्स वापस ले लें। उसने सोचा कि उसे समझाए कि पहली तलाक वापस नहीं होती, बल्कि इसमें रुजू हो सकता है, मगर उसके नन्हे दिमाग को खामखा कहाँ उठ जाती। सो बात बदल दी। मुझे अपनी बुक्स दिखाओ। आप टॉपिक मत चेंज करें, आपको सारी बुक्स दिखा चुका हूँ। ओह, मेरा मतलब था कि कॉपीज दिखाओ। मखमल मखमल। इससे पहले कि तैमूर जवाब देता, उसने फरिश्ते की आवाज़ सुनी जो बाहर से उसे पुकार रही थी। उसकी व्हील चेयर दरवाजे से ज़रा दूर थी। सो उसने तैमूर को इशारा किया, बेटा दरवाज़ा खोलो प्लीज़। नो। उसने बुरा सा मुंह बनाया और वहीं पे बेड पे बैठा रहा। मखमल फरिश्ते की आवाज़ में परेशानी थी। तैमूर प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, खाला बुला रही हैं। वो चाहती तो फरिश्ते को आवाज़ दे लेती, मगर अभी वो तैमूर को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। शी इज़ नॉट माई खाला। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता उठा और दरवाज़ा आधा खोलकर सर बाहर निकाला और गुस्से से बोला, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ओ सॉरी सनी, मैं मखमल को ढूंढ रही थी। फरिश्ते की खुजल सी आवाज़ आई, शी इज़ विद मी, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब अस। वो मेरे साथ हैं, प्लीज़ हमें डिस्टर्ब ना करें।
उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर वापस मुड़ा तो मखमल कदरे खफ़ा सी उसको देख रही थी। वो मेरी बहन है, तुम उसे मुझसे बात भी नहीं करने दोगे बेटा? आप क्यों इस स्विच नंबर 2 को पसंद करती हैं? मेरा तो दिल करता है इसे कहूँ अपना ब्रूमस्टिक उठाए, यहाँ से चली जाए। बिगड़ कर कहते हुए उसने पर का दरवाज़ा खोला। आ जाओ। फरिश्ते का चेहरा दिखाई दिया तो मखमल ने मुस्कुरा कर कहा। वो हैरान सी दरवाजे में खड़ी थी। तुम और सनी? ओह गॉड! ये सब कैसे हुआ? वो हैरतज़दा भी थी और खुश भी। बस अल्लाह का शुक्र है, उसने मुस्कुराहट दबाकर कंधे उचकाए, जैसे खुद भी इस खुशगवार वाक़े पे लाजवाब हो गई हो। आई एम सो हैप्पी। मखमल फरते जज्बात से फरिश्ते की आंखें डुबडुबा गई। इससे पहले कि मखमल जवाबन कुछ कह पाती, तैमूर जोर से बोला, नो यू आर नॉट, आप झूठ बोलती हो, मुझे सब पता है। फरिश्ते का चेहरा मांद कर पड़ गया। सनी में यू कैन गो नाउ, जस्ट गो वे, वो एकदम जोर से चिल्लाया। फरिश्ते लब काटती एकदम पलटी और तेजी से अपने कमरे की तरफ चली गई। तैमूर भी गुस्से में मुठियां भींचे बैठ गया था। वो गई तो उसने जोर से दरवाज़ा बंद किया और करीब रखा कागज़ उठाकर फाड़ डाला। फिर उसके टुकड़े दरवाजे पे दे मारे। मखमल बगौर उसका रवैया देख रही थी। वो वापस आकर बेड पे बैठा तो उसने उसकी रफ कॉपी उठाई, 3 सफ़े फाड़े और तैमूर की जानब बढ़ाए। लो इनको भी फाड़ो। तैमूर ने पहले ज़रा हैरत से उसे देखा, फिर झपट कर कागज़ पकड़े और उनको भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये भी फाड़ो। वो उसकी कॉपी से एक एक सफ़ा निकाल कर उसे पकड़ाती जा रही थी और वो वहशियाना अंदाज में उसे फाड़ता जा रहा था, यहाँ तक कि वो थक गया और सर हाथों पे गिरा दिया। मखमल ने उसकी कॉपी बंद करके बेड पे डाल दी। उठो, पानी पियो और मुझे भी पिलाओ। उसके अंदर का लावा बाहर आ चुका था। सो खामोशी से उठा और बाहर निकल गया। चंद लम्हों के बाद वापस आया तो हाथ में पानी से भरा शीशे का गिलास था। मखमल ने गिलास थामा, पानी पिया और फिर गिलास वापस उसकी तरफ बढ़ाया। इसको भी दीवार पे मारो और तोड़ दो। तैमूर लब काटते उसे देखता रहा। ग्लास लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। इसे तोड़ना चाहते हो? नो। वो अब ठंडा पड़ चुका था। चलो लॉन में चलते हैं, मैं तुम्हें एक स्टोरी भी सुनाऊंगी। इसकी बात पे वो मुस्कुरा दिया और गिलास उससे लेकर दरवाज़ा खोला, फिर एक तरफ हटकर उसे रास्ता दिया। वो सूदगी से मुस्कुराती व्हीलचेयर के पहियों को दोनों हाथों से घुमाती आगे बढ़ने लगी। वो दोनों लाउंज में बैठे थे। मखमल के हाथ में कुरान के किस्सों की किताब थी और वो मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा तैमूर को सुना रही थी। इन गुजरे कुछ दिनों में उसने आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे किस्से उसे सुना डाले थे। वो चाहती थी कि तैमूर में कुरान का शौक पैदा हो जाए और फिर मूसा अलैहिस्सलाम का माँ का दिल खाली हो गया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे वो लाशऊरी तौर पर रुक गई। जानती थी इस वक्त कौन आया होगा। भारी कदमों की चाप सुनाई दी। उसने सर नहीं उठाया। आगे बताए ना मामा। तैमूर चंद लम्हों के इंतजार के बाद बेचैन हो गया। उसी पल हुमायूं अंदर दाखिल हुआ। बेसाख्ता ही मखमल ने सर उठा लिया। वो थका थका सा सुर्ख आंखें लिए आस्तीन कोनियों तक होल्ड किए चला आ रहा था। उन दोनों को यूं गिठा बैठे देख कर एकदम ठिठक कर रुका। आंखों में वाज़ह हैरत और हैरानी उभरी। वो पिछले दिनों काफ़ी देर से घर आ रहा था और सोए इत्फाक वो इन दोनों की इस दोस्ती के बारे में कुछ न जान सका, ना ही देख सका। मखमल ने निगाहें किताब पे झुका ली और आगे पढ़ने लगी। इसी लम्हे फ़ोन की घंटी बजी। तैमूर सोफे से उठा और लपक कर रिसीवर उठाया। हेलो। कुछ देर तक वो दूसरी तरफ सुनता रहा, फिर सर हिलाया। जी वो हैं, एक मिनट। वो रिसीवर हाथ में पकड़े मखमल की तरफ घूमा। उसी पल हुमायूं के कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मामा आपका फ़ोन है। कौन है? वो ज़रा हैरान हुई। इसके लिए भला कहाँ फ़ोन आते थे? वो कह रहे हैं उनका नाम आगा फवाद है। तैमूर ने रिसीवर उसकी तरफ बढ़ाया। तार लंबी थी, रिसीवर उस तक पहुँच ही गया। आगा फवाद? वो बेयकीनी से बड़बड़ाई, फिर रिसीवर थामा। कितनी ही देर वो सुन सी उसे कान से लगाए बैठी रही। हेलो। फिर वह मुश्किल लफ्ज़ लबों से निकल ही पाया था कि किसी ने सख्ती से उसके रिसीवर उसके हाथ से खींच लिया। मखमल ने बुरी तरह चौंक कर देखा पीछे। फिर मेरे घर में ये सब नहीं होगा। यहाँ से जाकर जो भी करना है वो कर लेना। रिसीवर हाथ में लिए दृष्टि से कहता वो मखमल के साथ आगा फवाद को भी सुना चुका था। वो शिश्त सी बैठी रह गई। हुमायूं ने एक शोला बार निगाह उस पर डाली और रिसीवर खटाक से क्रैडल पर डाल दिया। फिर जैसे आया था उसी तरह तेज तेज सीढ़ियाँ चढ़ता गया। तैमूर खामोशी से मगर बगौर सब देख रहा था। हुमायूं वापस हो लिया तो वो आहिस्ता से मखमल की तरफ बढ़ा। मामा। उसने हौले से मखमल का हाथ छुआ, फिर हिलाया। वो इसी तरह शल सी बैठी थी। एक दफ़ा पहले भी उनका फ़ोन आया था आपके लिए। डैडी ने तब उनको कहा था कि यहाँ कोई मखमल नहीं रहती। मामा, डैडी उनके साथ ऐसा क्यों करते हैं? वो तो आपकी कज़न है ना। वो अभी तक सुन थी। पहली दफ़ा हुमायूं ने इतनी जहरीली बात की थी। ये इतना सारा जहर इसके अंदर किसने भर दिया था? अच्छा छोड़े ना, मुझे स्टोरी आगे सुनाएं। वो उसके साथ सोफे पे बैठ गया और उसका हाथ हिलाकर उसे मुतवज्जो किया। मखमल ने सर झटक कर किताब उठा ली। वो लॉन में बैठी थी और तैमूर पानी का पाइप उठाए घास पे छिड़काव कर रहा था। कतरे मोतियों की तरह सब तिनकों पे गिर रहे थे। वो चेहरे पे ढेरों सुकून लिए उसे देख रही थी। इमाम शाफी कहते थे कि आजमाइश जब बहुत तंग हो जाती है तो फिर वहीं से खुल जाती है। ठीक ही कहते थे। जब उसे ज़िंदगी में खूब अंधेरा नजर आने लगा था वहीं पे फजर की पहली किरण चमकी थी। हुमायूं की बेवफाई का गम अब इतना शदीद नहीं रहा था जितना उससे कबल था। तैमूर की मोहब्बत मरहम का काम कर रही थी। शाम
شام اتر رہی تھی جب اس نے گیٹ پہ آہٹ سنی تو گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ فرشتے نے باہر سے ہاتھ اندر کر کے گیٹ کا ہک کھولا تھا اور اب وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ہینڈ بیگ تھا اور وہ اپنے مخصوص سیاہ بایا اور سکارف میں ملبوس تھی جس میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ غالباً مسجد سے آ رہی تھی اور اس وقت وہ ادھر پڑھانے جاتی تھی۔ السلام علیکم، جلدی آ گئی؟ اسے آتے دیکھ کر مکمل نے مسکرا کر مخاطب کیا۔ ہاں بس ذرا تھک گئی تھی۔ وہ تھکان سے مسکراتی اس کی طرف چلی آئی۔ کھانا کھا لیں؟ آپ نے دوپہر میں بھی نہیں کھایا تھا۔ ہاں کھاتی ہوں، اس نے تھکے تھکے انداز میں کہہ کر انگلی سے کنپٹی سلائی۔ اس کی مخروطی انگلی میں چاندی کی وہی انگوٹھی تھی جو وہ اکثر دیکھتی تھی۔ جانے کیوں وہ مکمل کو قدرے پریشان لگی تھی۔ خیریت فرشتے، آپ مجھے ٹینس لگ رہی ہیں؟ نہیں تو؟ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ تب ہی فاصلے پہ کھڑے تیمور نے پائپ پھینکا اور ان کی طرف آیا۔ وہ ٹینس بھی ہیں تو آپ کیوں کیئر کرتی ہیں؟ جسٹ لیو ہر الون، وہ بہت غصے اور بدتمیزی سے بولا تھا۔ مکمل نے فرشتے کی مسکراہٹ کو واضح ماند پڑتے دیکھا۔ اس کا دل دکھا۔ تیمور بیٹا، وہ تمہاری خالہ ہیں، ایسی بات، جسٹ گو، چلی جاؤ آپ یہاں سے۔ وہ پیر پٹک کر چیخا، بالکل ہمایوں کا پرتو ہے۔ سوری سنی۔ وہ شکستگی سے اٹھی، بیگ ہاتھ میں لیا اور تیز تیز قدموں سے لان کی روش پار کر گئی۔ اور جہاں میری ماما ہوں وہاں مت آیا کرو، وہ اس کے پیچھے چلایا تھا۔ مکمل نے تعصب سے برآمدے میں دیکھا جہاں فرشتے دروازہ بند کر کے گم ہو گئی تھی۔ تیمور ابھی تک لب پیچھے برآمدے کو دیکھ رہا تھا۔ اف، یہ لڑکا، کیسے سمجھاؤں اسے کہ تمہارے بڑے تمہارے دشمن نہیں ہیں؟ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ وہ کچن میں اپنی ویل چیئر پہ بیٹھی تھی، گود میں ٹوکری تھی جس میں مٹر رکھے تھے۔ تیمور بلقیس کے ساتھ مرکز تک گیا تھا۔ وہ مٹر چھیلتے ہوئے لاشعوری طور پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کچن کا دروازہ نہیں ہوا تھا، وہ ویسے بھی اس سمت میں بیٹھی تھی کہ لاؤنج سے نظر نہیں آ سکتی تھی۔ تبھی اسے بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور 7 قدموں کی چاپ بھی۔ پھر قریب آتی آوازیں۔ مٹر چھیلتے اس کے ہاتھ ٹھہر گئے۔ ایسے کب تک چلے گا ہمایوں؟ وہ آرزو تھی، وہ تنک کر کہہ رہی تھی۔ کیا انجان مت بنو، ہم کب شادی کر رہے ہیں؟ ان کی آوازیں قریب آ رہی تھی۔ وہ دم سادے بیٹھی رہ گئی۔ مٹر کے دانے ہاتھ سے پھسل گئے۔ کر لیں گے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ کیا مطلب جلدی؟ اتنا عرصہ ہو گیا ہے تمہیں اسے طلاق دیے ہوئے، اس کی عدت ختم ہونے دو۔ اور کب ختم ہوگی وہ؟ 1-2 ہفتے رہتے ہیں، وہ رسان سے کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں وہیں لاؤنج کے وسط میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ کیا اس کی عدت ختم ہونے سے پہلے ہم شادی نہیں کر سکتے؟ نہیں۔ اس کا انداز اتنا سرد مہر اٹکتی تھا کہ پل بھر کو آواز بھی چپ رہ گئی۔ مگر ہمایوں، اس نے کہنا چاہا، کہا نہیں۔ وہ اب سختی سے بولا تھا، اگر تمہیں منظور نہیں ہے تو بے شک شادی نہ کرنا۔ جاؤ، چلی جاؤ۔ وہ تیزی سے سیدھا چڑھتا گیا۔ نہیں ہمایوں، سنو، رکو۔ وہ بوکھلائی ہوئی اس کے پیچھے لپکی۔ سیڑھیاں چڑھنے کی آواز منظم ہو گئی۔ وہ دونوں اب اس سے دور جا چکے تھے۔ ماما! کتنی دیر بعد تیمور نے اسے پکارا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تم کب آئے؟ وہ سنبھلی۔ ماما! وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ آپ رو رہی ہیں؟ اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اس کے چہرے پہ گرتے آنسوؤں پہ رکھے۔ وہ حیران رہ گئی، پتہ نہیں کب یہ آنسو پھسل پڑے تھے۔ آپ نہ رویا کریں۔ وہ اب آہستہ آہستہ اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ مکمل بھیگی آنکھوں سے مسکرائی اور اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں تو نہیں رو رہی۔ آپ رو رہی ہیں، میں بچہ تھوڑی ہوں۔ وہ اس کی غلط بیانی پہ خفا ہوا۔ اچھا، اب تو نہیں رو رہی؟ اور شاپ سے کیا لائے ہو؟ چپس؟ اس نے چپس کا پیکٹ سامنے کیا۔ اور میں اتنی دیر سے گیا ہوا ہوں پر آپ نے ابھی تک مٹر نہیں چھیلے؟ یو آر ٹو سلو ماما۔ اس نے مٹر کی ٹوکری اس کی گود سے اٹھائی اور کاؤنٹر پہ رکھ دی۔ آئیں باہر چلتے ہیں۔ رہنے دو تیمور، میرا دل نہیں کر رہا۔ بلقیس بوا؟ اس کی سنے بغیر وہ بلقیس کو پکارنے لگا۔ ماما کو باہر لے آؤ۔ اور وہ اپنی ناقدری کا غم اندر ہی اندر دباتی رہ گئی۔ بڑے عرصے سے لائبریری کی صفائی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کتنے ہفتوں سے سوچ رہی تھی کہ کسی دن کروا لے۔ آج ہمت کر ہی لی۔ بلقیس کو تو کہنے کی دیر تھی، فوراً ہی لگ گئی۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پہ ویل چیئر پہ بیٹھی ہدایت دے رہی تھی۔ یہ والی بکس اندر رکھ دو اور اس طرف والی سامنے کر دو۔ میز سے یہ سب ہٹا لو اور اس والے شیلف میں رکھ دو۔ جھاڑ پونچھ سے گرد اڑ رہی تھی۔ سالوں سے کسی نے کتابوں کی صفائی نہیں کی تھی۔ بی بی، ان کو تو کیڑا لگ گیا ہے۔ وہ پریشان سی کچھ کتابوں کے کنارے دکھا رہی تھی۔ تاریخ کی پرانی کتابیں، ان کو الگ کر دو اور وہ دراز خالی کر دو، یہ اس میں رکھ دیں گے۔ اچھا جی۔ بلقیس اب اسٹڈی ٹیبل کے دروازوں سے کتابیں نکال رہی تھی۔ ان کو اس آخری شیلف پہ نہ سیٹ کر دوں؟ اس نے دراز سے نکلنے والی کتابوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں کر دو، اسے بھلا کیا اعتراض تھا؟ بلقیس پھرتی اور انماگ سے کتابیں صاف کر کے اوپر لگانے لگی۔ ڈھیر ذرا ہلکا ہوا تو اسے ان کتابوں کے بیچ ایک پھولا ہوا خاکی لفافہ رکھا نظر آیا۔ یہ لفافہ اٹھا کر دو، شاید ہمایوں کے کام کا ہو۔ کتابیں سیٹ کرتی بلقیس رکی اور خاکی لفافہ اٹھا کر اسے تھمایا۔ لفافہ وزنی نہیں تھا مگر پھولا ہوا تھا۔ اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا، کوئی نام اتا پتہ نہیں تھا۔ اوپر اکھڑی ہوئی سی ٹیپ لگی تھی جسے کھول کر پھر لگا دی گئی ہو۔ پتہ نہیں کس کا ہے۔ بنا کسی تجسس کے مکمل نے ٹیپ اتاری اور لفافہ گود میں الٹ دیا۔ ایک عدالتی کاغذ اور ساتھ ایک سفید خط کا کور گود میں گرا۔
اس نے زرد عدالتی کاغذ اٹھایا، اس کی تاہیں کھلی اور چہرے کے سامنے کیا۔ اسٹیمپ پیپر کی تحریر کے نیچے بہت واضح سے دستخط تھے، مکمل ابراہیم اور فرشتے ابراہیم۔ وہ بری طرح سے چونکی اور تیزی سے اوپر تحریر پہ نگاہیں دوڑائی۔ یہ وہی کاغذ تھا جو فواد نے اس سے اور فرشتے سے سائن کروایا تھا، وسیم سے نکاح نہ کروانے کی شرط پہ، اس کی گردن پہ پستول رکھ کے۔ مگر یہ ادھر ہمایوں کی لائبریری میں کیا کر رہا تھا؟ وہ تو اس معاملے سے قطعی لا علم تھا۔ یہ موضوع کبھی زیر بحث آیا ہی نہیں۔ بس ایک دفعہ آغا جان کے گھر سے واپسی پہ ہمایوں نے اسے اپنا حصہ لینے کے لیے کہا تھا، مگر ٹال گئی تھی۔ اگر وہ براہ راست پوچھتا تو وہ بتا دیتی۔ پھر فرشتے نے بھی نہیں بتایا کہ یہ کاغذ اس کے ہاتھ کیسے لگا، اور کیا وہ ہی اسی وجہ سے بدظن تھا؟ مگر یہ اتنی بڑی وجہ تو نہ تھی، اور یہ کاغذ ہمایوں کے ہاتھ لگا بھی کیسے؟ یہ تو فواد کے پاس تھا۔